अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो बुनियादी तौर पर केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर है, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम ये देखेंगे कि एटम क्या है और ये भी देखेंगे कि जो एटम है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या राय है साइंटिस्ट की कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। और ये भी हम चेक करेंगे आज के जो एटम अगर अनस्टेबल है तो वो क्यों है, और अगर स्टेबल है तो क्यों है। फिर अगर वो अनस्टेबल है तो उसकी रीज़न हम तलाश करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एटम अनस्टेबल है तो वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे हासिल कर सकता है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे एटम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप थोड़ा कंसेप्ट एटम के बारे में लें। एटम हम काफ़ी लफ्ज़ सुन चुके हैं। एटम जो है बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि जो अर्ली पीरियड था उसमें जो ग्रीक जितने फिलोसफर्स थे उनका ये मानना था कि जो एटम है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। यानी अगर हमारे पास मैटर की कोई भी फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, अगर हम उनको डिवाइड करना शुरू करते हैं तो अगर हम डिवाइड करते करते किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि ये जो सब्सटेंस है फर्दर अब डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजिबल हो गया है, तो वो फॉर्म जो होगी मैटर की वो एटम होगी। एटम यानी इतना स्मॉलेस्ट उनका मानना था कि इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि इसको फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये अर्ली जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका जो है वो कंसेप्ट था। और इसी वजह से जो एटम है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और एटम जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक इसमें ए होता है और दूसरा टॉम होता है। ए जो है इसका लफ्जी मतलब जो है वो नॉट है और जो टॉम है उसका मतलब होता है कट करना या कटेबल या डिवाइडेबल। तो मतलब ये हुआ कि एटम का जो मतलब बनता है वो क्या है, इनडिविजिबल है, नॉट कटेबल है, जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन बाद में जब इसके ऊपर एटम के ऊपर रिसर्च हुई डियर स्टूडेंट्स तो पता चला कि जो एटम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और इस कंसेप्ट को कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, जो ग्रीक फिलोसफर्स का कंसेप्ट था, उसको फिर जो है वो नलीफाई किया बोहज ने, विलियम क्रोक्स ने, गोल्डस्टाइन ने और जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जब उन्होंने एटम जो है उसको जो है वो डिवाइड किया और उसके अंदर जो पाए जाने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर किया, तो उससे ये जो ओल्ड कंसेप्ट था वो जो है वो उसकी डेथ हो गई, वो ख़त्म हो गया और एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि विच कैन बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये था कि एटम जो है उसको फिर कैसे प्रॉपर डिफाइन किया जाए। शुरू में जो डेफिनेशन थी एटम की वो यही थी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। लेकिन जब ये डिवाइड होना शुरू हुआ तो फिर साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया और चेंज करके जो नई डेफिनेशन आई वो ये थी, क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये कहा जाता था कि ये जो इंडिविजुअली अपनी जो हसीयत है उसको बरकरार नहीं रख सकता, यानी अकेला एटम नहीं रह सकता। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना नहीं रह सकता, यानी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये कंसेप्ट थोड़ी देर चला, उसके बाद फिर नोबल गैसेस का जब कंसेप्ट आया तो पता चला कुछ एटम्स ऐसे हैं जो आज़ादाना भी अपना वजूद बरकरार रखते हैं, इंडिपेंडेंटली दे कैन एग्जिस्ट। तो फिर इस डेफिनेशन में जो ये थी कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसके अंदर फर्दर जो है वो थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई और इस डेफिनेशन को बनाया गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेला रह भी सकता है और चंद एटम्स के अलावा बाकी मोस्टली जो एटम्स हैं वो नहीं रह सकते हैं। चंद एटम्स हैं जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर नोबल गैसेस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब
फिर इसके बाद ये भी कहा गया क्योंकि एटम अनस्टेबल होता है और एटम जो है वो क्या है, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसका मतलब अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको किसी रिएक्शन का हिस्सा बनना पड़ता है। वो एक किसी रिएक्शन का हिस्सा बनेगा, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा या एलिमेंट के एटम्स रिएक्ट करेंगे तो फिर ही वो एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर जो डेफिनेशन थी उसमें फर्दर जो है उसको चेंज किया गया और फिर इस डेफिनेशन में जो लेटेस्ट जो चेंजेस थी, मॉडिफिकेशंस थी, वो ये थी। अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन हमारे पास डियर स्टूडेंट एटम की मौजूद है वो ये है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये पहले की जो बात थी और उसके बाद उसमें जो चेंज किया गया, एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो रिएक्शन का हिस्सा बन सकता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, इसलिए वो दूसरे एटम्स के साथ, एलिमेंट्स के एटम्स के साथ हिस्सा उनके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ही जो है वो ये एग्जिस्ट कर सकेगा। तो ये डेफिनेशन जो है ये अब जो सर्वाइव कर रही है एटम के बारे में। तो होपफुली आपको एटम का कंसेप्ट क्लियर आ चुका होगा। अब एटम की ओरिजिन मैंने पहले बता दी है कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ए और टॉम है। ए जो है इससे मुराद नाट होता है। जैसे हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहते हैं कि सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में जो है वो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। इसी तरह नाट में आ जाता है ए का जो मतलब है। दूसरी तरह ए का मतलब नॉट है और टॉम का मतलब कट है, मीन इनडिविजिबल, जिसको कम तकसीम नहीं कर सकते, या दूसरे लफ्जों में विच इज नॉट कटेबल, जिसको हम काट नहीं सकते। तो ये इसका जो है वो लफ्जी मतलब बनता है। अब डियर स्टूडेंट, जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, तो आपको ये कंसेप्ट अब आ जाना चाहिए कि जो एटम है उसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। एटम्स के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा एटम के अंदर 100 से ज्यादा जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जो पूरे एटम का जो है वो उसकी स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, वो 3 ही पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एक एटम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो आपको उसके अंदर न्यूक्लियस नजर आएगा। यहां पर आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको ये सराउंडिंग में जितने शेल्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर जो है वो मौजूद हैं। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि शेल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स जो है वो आमतौर पर एक एटम के स्ट्रक्चर्स में मौजूद होते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो ये पूछा जाता है कि जो एटम्स होते हैं वो आमतौर पर अनस्टेबल क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है। तो उसका एक सिंपल तो जवाब ये होता है कि एटम्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे हैव अ हाई एनर्जी। एनर्जी उनकी ज्यादा होती है तो इस वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। और जब वो स्टेबल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करेंगे, एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, एनर्जी को कम करेंगे। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि बिकॉज एटम्स आर अनस्टेबल बिकॉज दे हैव अ हाई एनर्जी, तो उनकी एनर्जी ज्यादा है। अब सवाल अगला क्वेश्चन ये होता है कि हाउ दे बिकम स्टेबल। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट ये होगा कि दे कैन गेट स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग एनर्जी, एनर्जी को कम करके वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल फिर ये है कि वो अपनी एनर्जी को कैसे लोअर करते हैं। तो याद रखिएगा एनर्जी लोअर करने का एक ही तरीका है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने जो वैलेंस शेल्स होते हैं उनको कंप्लीट करें। याद रखिए एटम्स की हाई एनर्जी की वैल्यू की वजह ये है कि उनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं, जो आखिर वाला शेल होता है, जैसे यहां पर आपको ये लास्ट शेल नजर आ रहा है जिसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वैलेंस शेल जब एटम के कंप्लीट हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी वैल्यूज लोअर हो जाएंगी और वो स्टेबिलिटी की हालत में चले जाएंगे। तो इट मीन्स के एनर्जी हासिल लोअर करने का एक ही तरीका है कि वो अपने वैलेंस शेल्स को क्या करें, कंप्लीट करें डियर स्टूडेंट्स। अब वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए साइंटिस्ट ने 2 जो है वो रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें एक रूल जो है वो ऑक्टेट रूल है और सेकंड जो रूल है वो डुप्लेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल, अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता है या कर लेता है
तो वो स्टेबल हो जाता है, उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है और इस तरह वो स्टेबिलिटी की हालत में चला जाता है। और कुछ जो है वो साइंटिस्ट का साथ ये भी मानना है, जिस डुप्लेट रूल कुछ एटम्स पे अप्लाई होता है, वो ये है कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, अगर आप एटम बाहर वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लेता है तो वो भी स्टेबल बन जाता है। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट है ये बहुत ही चंद एलिमेंट्स के एटम्स के लिए है। मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स जो हैं दे कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स बाय ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को वो इस्तेमाल करते हैं, मींस दे कैन कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स बाय गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। एंड डुप्लेट रूल के लिए क्या है, मैंने बताया आपको कि दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल देन दे बिकम स्टेबल। तो ये डुप्लेट रूल है आमतौर पर। अब एक क्वेश्चन ये है कि दुनिया में कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके वैलेंस शेल्स के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि वो एटम्स मौजूद हैं दुनिया में और उन्हें आमतौर पर नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस वो एटम्स हैं, बेसिकली ये एटम्स हैं, लेकिन ये कैसे एटम्स हैं जिनके वैलेंस शेल जो हैं वो कंप्लीट हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का वैलेंस शेल कंप्लीट है बिकॉज इट इज अ 2 इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेंस शेल। बाकी जो नियॉन है, आर्गोन है, जीनान है, रेडान है, क्रिप्टॉन है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है, लिहाजा वो रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वजह क्योंकि दे आर स्टेबल एंड देयर स्टेबिलिटी की रीजन जो है वो क्या है कि दे हैव कंप्लीट वैलेंस शेल्स, उनके वैलेंस शेल्स मुकम्मल हैं। अब एक क्वेश्चन जो डियर स्टूडेंट फिर पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच एटम्स कैन कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स ईदर गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके जो है वो आमतौर पर हम 3 मेथड्स जो है वो बताते होते हैं कि 3 तरह से जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल्स के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका है डियर स्टूडेंट वो है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर कुछ एटम्स है, ऐसे एटम्स है जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको यहां पर देता हूं। सोडियम जो है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पढ़ चुके हैं पहले, उसकी 2, 8 एंड 1 होती है। अब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका ये जो नीचे वाला शेल होगा वो इसके पास रह जाएगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल इसका खत्म हो जाएगा और यूं Na पॉजिटिव बन जाएगा जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो लास्ट शेल अब होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला होगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो लूज करके बहुत सारे जो एटम्स हैं अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, समटाइम्स है वो कुछ एटम्स जिनके वैलेंस शेल्स के अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और इस तरह अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए तो वो 2, 8 एंड 7 है, जिसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, तो इसका ये जो 7 वाला शेल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2, 8, 8 जो है वो हो जाएगी, जिसका मतलब ये होता है कि अब ये इसका वैलेंस शेल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो तरीका हमारे पास है वो ये है कि बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, अगर एटम कोई इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, लूज भी नहीं करते, गेन भी नहीं करते, तो फिर नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट तरीका ये है कि वो अपने शेयरिंग कर लें इलेक्ट्रॉन्स की। एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो दूसरे हाइड्रोजन की तरफ अप्रोच करता है तो दोनों हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं और शेयर करके दोनों हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है और वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि जब भी एटम जो हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी ना किसी नोबल गैस जैसे बन जाते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। इसका मतलब कहने का ये है कि सोडियम जो है वो जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं और 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डियर स्टूडेंट वो नियॉन की होती है। तो इसका मतलब
ये होगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन जैसा जो है वो बन जाएगा और यूं वो भी स्टेबल हो जाएगा। इस तरह अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें 288 हो जाती है, जो कि आर्गोन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो क्लोरीन जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस जैसी कर लेता है, ये आर्गोन जैसी कर लेता है। तो इसी तरह ये हाइड्रोजन है, अगर ये 2 कर लेते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हीलियम जैसी हो जाएगी। तो जब भी एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल्स कंप्लीट करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स ईदर अगेन इलेक्ट्रॉन्स, तो दे बिकम लाइक नोबल गैसेस, देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम लाइक नोबल गैसेस, जो उनके करीब तरीन होती हैं तो वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये याद रखें कि जो एटम्स हैं जो अनस्टेबल हैं उन सब की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी स्टेबिलिटी नोबल गैसेस जैसी हो जाए। इसलिए दुनिया में जितने एटम मौजूद हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं तो वो किसी ना किसी नोबल गैसेस जैसे बन जाते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, एटम क्यों अनस्टेबल होता है, और एटम अगर स्टेबिलिटी हासिल करता है तो किन तरीकों से वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है, वो अपने वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट कर सकता है, वो अपनी एनर्जी को कैसे लोअर डाउन कर सकता है। ये कंसेप्ट अभी हमने देखा है डियर स्टूडेंट। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से शार्ट क्वेश्चन जो बन जाते होते हैं, और शार्ट क्वेश्चन में यही पूछेगा व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है, जिसको हम नेक्स्ट जो है वो जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड क्या है, क्योंकि अभी हमने ये बात की है कि एटम जो है वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं। केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट इंशाल्लाह आगे वाले टॉपिक में हमारे पास आएगा। फिर हमने ये देखा एटम क्या है, एटम की ओरिजिन कैसे हुई, उसकी मुख्तलिफ जो शुरू में उसकी डेफिनेशंस थी वो क्या थी, और जो लेटेस्ट डेफिनेशन हमारे पास है एटम की वो क्या है। और फिर हमने ये देखा कि एटम क्यों अनस्टेबल है, एटम कैसे स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है और अपनी एनर्जी को कैसे लोअर डाउन कर सकता है। उसके लिए हमने 2 रूल्स डिस्कस किए हैं, ऑक्टेट रूल देखा है, डुप्लेट रूल देखा है, और ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग कैसे एटम जो है वो अपने 8 या 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करते हैं वैलेंस शेल्स में। उसके मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं कि दे लूज इलेक्ट्रॉन, या दे गेन इलेक्ट्रॉन, या दे शेयर इलेक्ट्रॉन। तो इन 3 तरीकों से वो अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है आज की हमारी जो है वो लेक्चर था एटम के बारे में, उसकी अनस्टेबिलिटी के बारे में, और वो कैसे स्टेबिलिटी आमतौर पर हासिल कर सकता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपके पास जो है वो केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट लेके दोबारा आएंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।